फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा आज के इस जूम सेशन में जो कि है क्रिप्टो रिवॉल्यूशन का सीजन 1 एपिसोड 4, जिसमें हम बात करेंगे आज बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी और यूएसडीटी के बारे में। उसमें आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये जो जूम सेशन आज मैं ले रहा हूँ, इस जूम सेशन में आपको एक फील मिलेगी, एक टच मिलेगा, एक एनालिसिस मिलेगा। इन सभी करेंसियों के बारे में आप ब्रीफली जानेंगे। हमारे फील्ड में हमें वर्क डब्ल्यूबीटीसी पे करना है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में और बहुत पॉपुलर जो करेंसी चल रही है उनमें एक्चुअली क्या स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है। इसीलिए ये टॉपिक मैंने लिया है। तो स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड 4 में। आप सभी का स्वागत है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसको हम सभी बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। शुरुआत करता हूं मैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन एक्चुअली है क्या? बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक केस सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक केस सिस्टम यानी केस के रूप में यहाँ जो भी मनी है किसी भी देश की करेंसी में, वो पीयर टू पीयर यानी एक वैलेट से दूसरे वैलेट में ट्रांसफर होती है। ठीक है। जब सतोशी नाकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन का व्हाइट पेपर दिया था, या जनवरी स्टार्टिंग में 3 जनवरी 2009 को जब बिटकॉइन का व्हाइट पेपर उन्होंने पब्लिश किया था वाया ईमेल, तो उन्होंने जो व्हाइट पेपर दिया था उस व्हाइट पेपर की फर्स्ट लाइन यही थी, बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक केस सिस्टम। कुछ चीजें हैं जो बिटकॉइन को अपने आप में यूनिक बनाती है। वो चीजें कौन कौन सी आई है, वन बाय वन हम उनको देखते हैं। नंबर 1, बिटकॉइन डज नॉट हैव ए सेंट्रल अथॉरिटी। बिटकॉइन की अथॉरिटी किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास नहीं है। यानी कोई एक व्यक्ति बिटकॉइन को रेगुलेट नहीं कर रहा है। बिटकॉइन को रन कर रही है बिटकॉइन फाउंडेशन, यानी एक कम्युनिटी बिटकॉइन को रन कर रही है। द बिटकॉइन नेटवर्क इज पीयर टू पीयर विदाउट सेंट्रल सर्वर। बिटकॉइन का कोई एक सिंगल सर्वर नहीं है। जब बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी 3 जनवरी 2009 को, तो शुरुआती 1-2 साल में 2010 तक बिटकॉइन के कुल 6 सर्वर हुआ करते थे। आज की डेट में बिटकॉइन के मेजर 50 से ज्यादा सर्वर है। 2018 से पहले बिटकॉइन के जितने भी सर्वर थे उनमें 61% रेसो चाइना का था। लेकिन आज की डेट में बिटकॉइन के जो मोस्टली सर्वर हैं उनमें 50 से ज्यादा परसेंटेज रेसो यूएसए का है। चाइना में 8%, प्रेजेंट रिकॉर्ड के हिसाब से चाइना में बिटकॉइन के सर्वर नहीं है। पूरे वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन के सर्वर है, मेजर सर्वर 50 है, और उसके बाद में बहुत सारे माइनिंग पूल है। द नेटवर्क आल्सो हैज नो सेंट्रल स्टोरेज। यानी कि किसी भी एक सर्वर पे सारे के सारे डेटा का स्टोरेज नहीं है। द बिटकॉइन लेजर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बिटकॉइन जो लेजर है, जो इसकी ब्लॉकचेन है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सभी बुक कीपर, जिनको हम कहते हैं नोड्स, जो भी व्यक्ति या जो भी सर्वर बिटकॉइन की माइनिंग करता है उसको हम बुक कीपर या नोड कहते हैं। तो जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं, सभी के सर्वर पे बिटकॉइन की लेजर इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी एक सर्वर पे सारे डेटा नहीं है। तो ये बिटकॉइन को बहुत सेफ एंड सिक्योर बनाते हैं, क्योंकि यदि एक ही सर्वर पे सारे डेटा होते और यदि उस सर्वर को कुछ हो जाता तो सब कुछ खत्म था। लेकिन पूरे वर्ल्ड में किसी भी एक पर्सन को नहीं पता कि बिटकॉइन की माइनिंग दूसरे कौन से सर्वर पे हो रही है। तो ऑल ओवर बिटकॉइन के जितने भी सर्वर कनेक्टेड है, सभी पे बिटकॉइन के डेटा, जो भी लेजर है, जो भी ट्रांजेक्शन है लेजर के रूप में, वो इक्वली रूप से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। द लेजर इज पब्लिक। लेजर जो है वो पब्लिक है, कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। एनीबॉडी कैन स्टोर इट ऑन ए कंप्यूटर। हर कोई व्यक्ति जो माइनिंग कर रहा है वो उस लेजर को अपने सर्वर पे अपलोड कर सकता है। ठीक है। देर इज नो सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है बिटकॉइन पर। द लेजर इज मेंटेन्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ इक्वलिटी प्रिविलेज्ड माइनर। सभी माइनर्स पे लेजर इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। एनी वन कैन बिकम ए माइनर। कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन की माइनिंग कर सकता है। उसको करना क्या होगा, अपने यहाँ पे सेटअप लगाना पड़ेगा, जीपीयू सीपीयू ग्राफिक कार्ड्स और अच्छे कंप्यूटर्स का सेटअप लगाना पड़ेगा। एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी उसके अवेलेबल होनी चाहिए, प्रॉपर इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, और वो भी गिट हब से बिटकॉइन का कोड कॉपी करके अपने सॉफ्टवेयर से बिटकॉइन की माइनिंग कर सकता है। यानी हर व्यक्ति बिटकॉइन की माइनिंग कर सकता है। बिटकॉइन की माइनिंग पब्लिक है। द एडिशन टू द लेजर आर मेंटेन्ड थ्रू कॉम्पिटिशन। ठीक है। अंटिल ए न्यू ब्लॉक इज एडेड टू द लेजर इट इज नॉट नोन विच माइनर विल क्रिएट ए ब्लॉक। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब भी एक नया ब्लॉक बनता है तो जितने भी बिटकॉइन के सर्वर है उन सभी सर्वर पे इक्वल रूप से एक एल्गोरिथम भेजी जाती है, या एक क्वेश्चन भेजा जाता है, सरल भाषा में समझो तो। या हम उसको कह सकते हैं कि एक गोल्डन हेस भेजा जाता है, जिसमें स्टार्टिंग में शायद 17 या 18 जीरो रहते हैं। जो भी सर्वर उस गोल्डन हेस पे सबसे पहले पहुंच जाता है, उसी सर्वर पे
वो ब्लॉक बनता है, और जब भी एक नया ब्लॉक बनता है तो रिवार्ड के रूप में कुछ बिटकॉइन उसको मिलते हैं। प्रेजेंट में 2020 से लेके मई 2024 तक रिवार्ड के रूप में जब एक ब्लॉक बनता है तो 6.25 बिटकॉइन ट्रांसफर होते हैं। तो एक कंपटीशन के तौर पे, ऐसा नहीं किसी भी एक सर्वर पे हर बार बिटकॉइन भेजे जा रहे हैं या बिटकॉइन बन रहे हैं या उससे बिटकॉइन मिल रहे हैं रिवार्ड के रूप में। सभी सर्वर के बीच एक कंपटीशन है। जितने भी सर्वर हैं उनमें से कोई भी एक सर्वर जब गोल्डन हेज को अचीव कर लेगा तो उसी सर्वर पे रिवॉर्ड के रूप में बिटकॉइन मिलेंगे। तो एज ए कंपटीशन सारे बिटकॉइन रिवॉर्ड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बिटकॉइन के बारे में। नंबर वन में बताऊं, स्टार्टेड 3 जनवरी 2009। 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन स्टार्ट हुआ। एक वर्चुअल नेम, एक आभासी नाम सतोशी नाकामोतो ने, आज तक उसको किसी ने देखा नहीं है, कम्युनिटी है जिसने इस बिटकॉइन को स्टार्ट किया। पहला जो रिलीज हुआ यानी पहला जो ट्रांजेक्शन हुआ बिटकॉइन का वो हुआ 9 जनवरी 2009 को। बिटकॉइन का जो कोड अवेलेबल है वो अवेलेबल है github.com, या बिटकॉइन पे भी जा सकते हैं। बिटकॉइन की जो लैंग्वेज है वो C++ लैंग्वेज में बिटकॉइन को लिखा गया है। ठीक है, ये पूरी तरह से फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन की माइनिंग कर सकता है। MIT लाइसेंस है बिटकॉइन के पास। और बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। आपको बता दूं प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में। ठीक है, माइनिंग जो पॉपुलर है वो है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति ट्रांजेक्शन करता है तो उस ट्रांजेक्शन का वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद ही नया ब्लॉक बनता है। और दूसरा जो प्रूफ ऑफ स्टेक होता है उसमें विदाउट वेरिफिकेशन नया ब्लॉक बन जाता है। तो बिटकॉइन जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। बिटकॉइन का जो हैश फंक्शन है वो है SHA 256। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, व्हाइट बिटकॉइन का भी जो हैश फंक्शन है वो है SHA 256। वर्तमान में 2020 से लेके 2024 तक जब भी एक ब्लॉक माइन होता है 10 मिनट में एक ब्लॉक भरा जाता है बिटकॉइन का। ठीक है, जब 10 मिनट में एक ब्लॉक कंप्लीट होता है तो उस सर्वर को जिसने गोल्डन हेज को अचीव किया उसको रिवार्ड के रूप में 6.25 BTC बनते हैं। यानी मैं यदि एक दिन की बात करूं तो एक दिन में कितने ब्लॉक बनेंगे, 10 मिनट में एक ब्लॉक बन रहा है तो 1 घंटे में बनेंगे 6 ब्लॉक। तो 24 घंटे में कितने ब्लॉक बनेंगे, लगभग 144 ब्लॉक्स बनेंगे। और 144 को आप इंटू 6.25 करोगे तो आई थिंक 900 BTC वर्तमान में प्रतिदिन बन रहे हैं। राइट। बिटकॉइन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। बिटकॉइन की जो अभी तक की टोटल सप्लाई है जो मार्केट में आ चुकी है वो है टोटल 1,95,26,162 BTC आज की डेट तक मार्केट में आ चुके हैं। टोटल BTC कितने बनने हैं, 2,10,00,000। यानी बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई है 2,10,00,000 जो कि लास्ट सन 2140 तक बनेगी। यदि मैं बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई की बात करूं तो 10 नवंबर 2021 को बिटकॉइन ने अपनी हाईएस्ट रेट टच की थी, $68,789.63। ठीक है, और ऑल टाइम लो की बात करूं तो 6 जनवरी 2013 को बिटकॉइन की जो ऑल टाइम लो था वो था $65.53। बिटकॉइन के साथ एक बहुत यूनिक चीज है, वो यूनिक चीज है बिटकॉइन की हाल्विंग। क्योंकि मार्केट में XYZ कोई भी चीज हो उसकी रेट का बढ़ना और घटना उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो हर 4 साल बाद जब 2,10,000 ब्लॉक पूरे बन जाते हैं तो बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। हर 2,10,000 ब्लॉक के बाद में बिटकॉइन की हाल्विंग होती है जिसमें अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है 4 साल का। यानी कि हर 4 साल बाद बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। देखिए, द बिटकॉइन ब्लॉक रिवार्ड हाज एवरी 2,10,000 ब्लॉक्स। बिटकॉइन का जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो आधा हो जाता है हर 2,10,000 ब्लॉक के बाद, और अप्रोक्सीमेटली एवरी 4 ईयर, और इसमें लगभग 4 साल का समय लगता है। दिस रेगुलर रिडक्शन इन बिटकॉइंस इन्फ्लेशन रेट इज कॉल्ड द हाल्विंग। ये जो रेगुलर रिडक्शन हो रहा है हर 4 साल बाद 2,10,000 ब्लॉक के बाद में बिटकॉइन का बनना जो आधा हो जाता है इसी को हम कहते हैं हाल्विंग। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हाल्विंग क्या होती है। तो जब भी बिटकॉइन 2,10,000 ब्लॉक कंप्लीट कर लेता है अपने, इसमें लगभग 4 साल का टाइम लगता है, उसके बाद हर ब्लॉक में बनने वाले बिटकॉइन की संख्या आधी हो जाती है, इसी को हम कहते हैं हाल्विंग। वर्तमान में बिटकॉइन की जो हाल्विंग होने वाली है वो अप्रैल 2024 या मई 2024 के अंदर होने वाली है। और जब हाल्विंग होगी उसके जस्ट बाद में हर 10 मिनट में जब एक ब्लॉक कंप्लीट होगा तो 3.125 बिटकॉइन बनेंगे, यानी प्रतिदिन 450 बिटकॉइन बाद में बनेंगे। तो ये बिटकॉइन की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, हमारे लिए इतना जानना सफिशियंट है ताकि हम कंपेयर कर सकें कुछ करेंसियों का। ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे लिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट रखता है ताकि हम कुछ चीजों को ऊपरी लेवल पे समझ पाए। राइट। तो ये मैंने बात की थी बिटकॉइन की। बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर की जो पॉपुलर करेंसी आती है वर्ल्ड वाइड, उसको हम सभी जानते हैं, उसका नाम है इथेरियम। ये इथेरियम का सिंबल है
इथेरियम के बारे में यदि मैं आपसे कुछ यूनिक बातें डिस्कस करूं तो इथेरियम क्या है? इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन सिस्टम है। बिटकॉइन की तरह इथेरियम की भी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। इथेरियम वर्क्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर न्यूमरस अदर क्रिप्टो करेंसीज। इथेरियम भी अदर क्रिप्टो करेंसी से काम करता है एज वेल एज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। देखो, बिटकॉइन बना है ट्रांजेक्शन के लिए, राइट? उस तरह से इथेरियम बना है ट्रांजेक्शन के साथ साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी ऐसी है, बहुत सारे टोकन्स ऐसे हैं जो बनने के बाद में इथेरियम की ब्लॉकचेन पे रन करते हैं, और उनका इथेरियम के साथ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। तो इथेरियम या ERC-20 जो ब्लॉकचेन है वो बेसिकली बनी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इथेरियम का जो डेवलपमेंट किया है उसमें टोटल 8 को फाउंडर्स, यानी टोटल 8 ओनर है इथेरियम के। लेकिन जब इथेरियम का व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया था 2023, जिनको अपन इथेरियम के को फाउंडर के नाम से जानते हैं, टोटल 8 को फाउंडर है इथेरियम में। इथेरियम ऑफिशियली लॉन्च हुआ था, इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है वो ऑफिशियली लॉन्च हुई थी 30 जुलाई 2015 को। और इसके पहले इथेरियम प्री सेल के रूप में 42 दिन तक मार्केट में था, जुलाई 2014 से लेकर सितंबर 2014 तक। और टोटल 42 दिन में 31,000 BTC के इक्वल इथेरियम उस समय एक बिटकॉइन में, जब इथेरियम लॉन्च हुआ था जुलाई 2014 को, उस समय एक बिटकॉइन में 2,000 इथेरियम आते थे। और सितंबर 2014 में, यानी अंतिम दिन की बात करें, तो एक बिटकॉइन में 1337 इथेरियम आते थे। उस समय एक बिटकॉइन थी लगभग $500 के समथिंग। तो जुलाई 2014 से सितंबर 2014 तक 42 दिन के लिए 31,000 BTC के इक्वल फंड कलेक्ट किया गया था इथेरियम फाउंडेशन के द्वारा, ताकि इथेरियम की ब्लॉकचेन को रन कर सके और आगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ला सके। 2022 में इथेरियम ने, देखो इथेरियम की जो प्रोसेस है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे है, जिसको अपन कहते हैं इथेरियम 1.0। बिटकॉइन की तरह ये भी इथेरियम 1.0 जो था वो प्रूफ ऑफ वर्क पे था। लेकिन 2022 में इथेरियम ने इथेरियम 2.0 वर्जन लॉन्च किया, और अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है। और वो जो वर्जन उन्होंने लॉन्च किया वो लॉन्च किया है प्रूफ ऑफ स्टेक पे। तो इथेरियम का इसमें जो ब्रीफ पॉइंट में बताऊं तो मैं कहना चाहूंगा, इथेरियम कि टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज है, बट इथेरियम का ओनर है टोटल 8 ओनर है। टोटल 8 को फाउंडर से इथेरियम के मेन, जिनका नाम बार बार आता है सोशल मीडिया पे, उनका नाम है वितालिक बुटेरिन। 2015 से इथेरियम मार्केट में है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं इथेरियम के बारे में बताना चाहूँ तो, इथेरियम का जो ब्लॉक माइन होता है, जैसे बिटकॉइन का जो ब्लॉक बनता है, जब बिटकॉइन का एक ब्लॉक बनता है तो उसमें 10 मिनट का समय लगता है। वैसे इथेरियम का जब एक ब्लॉक बनता है तो उसमें 12 से 15 सेकंड का समय लगता है। और लगभग 20 से 35 इथेरियम के करीब उसमें माइन होते हैं, राइट? इथेरियम वाज सिक्योर्ड बाय द इट हैज प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम। इथेरियम जो था, इथेरियम 1.0, उसकी एल्गोरिथम क्या थी? प्रूफ ऑफ वर्क की थी, लेकिन उसकी इट हैज, जैसे बिटकॉइन की SHA 256 प्रूफ ऑफ वर्क है, वैसे इथेरियम की इट हैज प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम पे इथेरियम काम करता है। और इथेरियम 2.0, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। टोटल सप्लाई अभी तक इथेरियम की जो मार्केट में है वो है 12,02,67,913 इथेरियम अभी तक मार्केट में आ चुके हैं। मैक्सिमम सप्लाई अभी तक इसकी नॉट एप्लीकेबल है, यानी इसकी जितनी मर्जी आए उतनी सप्लाई ये मार्केट में निकाल सकता है। क्योंकि जब इसकी प्री सेल थी, प्री सेल में जब मार्केट में कंज्यूम हुए थे, तो उसमें से भी 20% फंड इथेरियम को फाउंडेशन ने रखा, 80% ही मार्केट में था। और उसके बाद इथेरियम अपने आप में इंडिपेंडेंट है कि वो मार्केट में कितनी भी सप्लाई छोड़ सकता है, राइट? ऑल टाइम हाई अभी तक इथेरियम का गया था $4,891.70, और ऑल टाइम लो गया था $0.4209। इथेरियम का यदि मैं कुछ मेरे अकॉर्डिंग माइनस पॉइंट की बात करूं, तो इसका एक ही माइनस पॉइंट मुझे लगता है कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। और इसकी जो ब्लॉकचेन है ERC-20, उसके ऊपर गैस फीस बहुत ज्यादा लगती है, राइट? तो ये कुछ चीजें थी इथेरियम के बारे में। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा आपको, एक बहुत पॉपुलर करेंसी है BNB, बाइनेंस कॉइन, ठीक है, जो कि बाइनेंस की खुद की क्रिप्टो करेंसी है। और इस पे बहुत सारी स्मॉल चेन है जिन पे लोग बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं। BNB जो है बाइनेंस, BNB इज ए क्रिप्टो करेंसी क्रिएटेड इन जून 2017। जून 2017 में बाइनेंस कॉइन आया, ICO के माध्यम से लॉन्च हुआ है। और जब ये मार्केट में आया तब स्टार्टिंग में इसने ERC-20 की ब्लॉकचेन पे रन कर रहा था।
स्टार्टिंग में जब बाइनेंस आया था तब इसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं थी, ERC-20 पे रन करता था। आईसीओ फेज से इसकी स्टार्टिंग हुई थी जून 2017 में। मई 2018 में इसने अपनी खुद की ब्लॉकचेन डेवलप की, बाइनेंस चेन या बाइनेंस स्मार्ट चेन जिसको अपन बोलते हैं, जिसपे अभी बहुत सारे टोकन्स रन करते हैं। मोस्टली टोकन्स जो है वो आजकल बाइनेंस स्मार्ट चेन पे रन करते हैं, गैस फीस क्योंकि वहां पे बहुत कम लगती है, इस वजह से। बाइनेंस के जो ओनर है उनको आज सब जानते हैं, क्योंकि बार बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इंडिया में एक अंबानी फैमिली है जिन्होंने 72 ईयर्स में जितनी एसेट्स बनाई, उस एसेट्स को एक बहुत कम एज के लड़के ने 5 साल में बीट कर दिया, और उसका नाम था सीजेड, चेंगपेंग जाओ, पूरा इसका नाम है। शॉर्ट में हम इनको सीजेड करते हैं, जो बाइनेंस के को फाउंडर, बाइनेंस के फाउंडर एंड सीईओ है। तो बाइनेंस भी एक तरह का कोइन है। स्टार्टिंग में ERC-20 की ब्लॉकचेन पे रन होता था, टोकन के रूप में था, लेकिन अब ये कोइन है, ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करता है। इसकी ब्लॉकचेन पे भी बहुत सारे टोकन रन करते हैं। अभी तक इसकी जो टोटल सप्लाई मार्केट में आई है वो आई है 15,17,04,173 BNB अभी तक मार्केट में आ चुके हैं। मैक्सिमम सप्लाई इसकी भी नॉट एप्लीकेबल है, यानी इसके ओनर यानी सीजेड साहब पे डिपेंड करता है कि वो कभी भी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसकी जो हाईएस्ट रेट गई थी वो गई थी मई 2021 में $690.93, और इसका सबसे कम रेट, न्यूनतम इसकी रेट गई थी 0.09611 अगस्त 2017 में। तो ये BNB के बारे में कुछ बातें थी। और अब थोड़ा सा ब्रीफली अपन इंट्रोडक्शन लेते हैं। लास्ट हमारी जो करेंसी है जिसको अपन कहते हैं USDT, लोग इसको USDT के नाम से कम जानते हैं, डॉलर के नाम से ज्यादा जानते हैं। लोग इसे ही डॉलर समझते हैं, जबकि मैं बता दूं इसका सिंबल ये आपके सामने ऑन स्क्रीन है, और डॉलर का सिंबल ऐसा नहीं होता है, राइट। USDT का रियल नाम है टेथर, ठीक है। USDT को डिजिटल डॉलर भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि डॉलर की जो रेट है हम ही डॉलर दे दिया। जैसे पेस्ट तो बहुत सारी आती है, लेकिन आजकल लोग जब मार्केट में जाते हैं तो पेस्ट नहीं बोलते हैं, यही बोलते हैं भाई कोलगेट देना, चाहे लेके क्लोजअप या पेप्सोडेंट ही लाए। वैसे टेथर जो USDT है इसके बारे में लोग डायरेक्ट डॉलर बोलते हैं, तो इसको एक कॉमन लैंग्वेज में डिजिटल डॉलर भी कहा जाता है। 2014 में लॉन्च हुआ था USDT टेथर, एक तरह का टोकन है, ये 2014 में लॉन्च हुआ था। इसके जो ओनर है वो है ब्रुक पर्स, रिवी कोलिन्स एंड क्रेग सेलर्स, इसके USDT के ओनर है। टेथर की भी ब्लॉकचेन है। टेथर इज ए ब्लॉकचेन इनेबल्ड प्लेटफॉर्म डिजाइन टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ फिएट करेंसी इन ए डिजिटल मैनर। यानी टेथर एक इस तरह की ब्लॉकचेन को फॉलो करता है जिसमें आप फिएट करेंसी को एक डिजिटल मैनर में प्राप्त कर सकते हो। फिएट करेंसी किस कौन सी, जैसे डॉलर एक फिएट करेंसी है, US डॉलर एक फिएट करेंसी है, तो उसके इक्वल जो डिजिटल करेंसी है उसको USDT माना जा सकता है। अभी तक की इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 84 करोड़ 53 USDT की। अभी तक जितनी सप्लाई मार्केट में आ चुकी है वो है 84 अरब 53 करोड़ 81 लाख 13,417 USDT आज तक मार्केट में आ चुकी है, और इसकी भी मैक्सिमम सप्लाई क्या है, नॉट एप्लीकेबल। लोग सोचते हैं ये तो स्टेबल है, मानते हैं ये काफी हद तक 99% स्टेबल है, लेकिन इसकी रेट्स में भी अप्स एंड डाउन हो सकता है। जैसे मैं बात करूं आपको, 25 फरवरी 2015 को इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था $1.22, $0.56, यानी ये भी $1 से ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक मैंने ब्रीफली इंफॉर्मेशन दी है आपको सभी करेंसीज के बारे में।